सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमने सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में जब बात करना शुरू की तो वी स्टार्टेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके साथ में हमने ऑस्मोसिस का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिया। उसके आगे जब हम गए तो हमने कहा कि भाई जो प्लांट सेल होती है उसमें एक एडिशनल स्ट्रक्चर और होता है सेल वॉल, जो कि सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर सेल में होगी, हर यूकैरियोटिक सेल में होगी ही होगी। सेल वॉल केवल प्लांट सेल्स में होगी, कुछ बैक्टीरियल सेल्स में हो सकती है, फंगस में भी, फंगल सेल्स में भी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन, उसके फंक्शन के बारे में बात की, फिर न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में बात की, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस, वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस अदर ऑर्गेनेल्स इनसाइड द सेल। वी स्टार्टेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने ऐसा स्ट्रक्चर एनिमल सेल का देखा, न्यूक्लियस के अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की, गोल्गी अपरेटस की बात की, इनके इंटर रिलेटेड फंक्शन की बात की, राइबोसोम्स के बारे में भी बात की, लाइसोसोम्स के बारे में भी बात की। आज हम बात करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, खास करके माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट सेल में मिलने वाले प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स के बारे में, जो कि प्लांट सेल में कुछ ज़्यादा बड़ा होता है और एनिमल सेल्स में छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। तो हम इनके बारे में जब स्टडी करेंगे तो बेसिकली वी विल गो थ्रू सम वेरी गुड वीडियोस जो आपको एक आइडिया देंगे एग्जैक्टली कि इसके अंदर क्या होता है। वी विल स्टार्ट विद माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया से जब अपनी बात शुरू करते हैं तो देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया सब कहाँ होता है, कैसा होता है, उसकी शेप क्या होती है, उसका फंक्शन क्या होता है। वो फंक्शन थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको पहले दे दूंगा और उसके बाद आप उसका स्ट्रक्चर देखना। तो सबसे पहले अपन ये देखें कि ये है किधर। हमें बहुत सारी सेल्स दिख रही हैं, उनमें से एक सेल का हम 3D स्ट्रक्चर देख रहे हैं। हाँ, ये 3 डायमेंशन में हमको कैसा दिखाई देता है। अगर हम एक सेल को खोलें तो उसके अंदर न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमको दिख रही है, ये सामने हमको डिफरेंट शेप्स में माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं, जो कि स्फेरिकल भी हो सकते हैं और एलोंगेटेड ओवल शेप भी उनका हो सकता है। अब इसको हमने ओपन अगर किया तो उसके अंदर हमको उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखेगा। थोड़ा सा हम और इसके क्लोज जाते हैं। अगर हम देखें तो इसमें 2 मेम्ब्रेन्स हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन हमको यहाँ पे दिखाई पड़ती है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो इस तरह से फोल्डेड इनसाइड इट है, वी कॉल इट क्रिस्टी। तो इसके इंटरनल फोल्ड का क्या इंपॉर्टेंस है वो समझने से पहले हम ये बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है। 8th क्लास में तो आप पढ़ चुके हो कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये भी हमको पता है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है सेल को। कैसे? इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, वी कॉल दिस रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अ केमिकल रिएक्शन। रेस्पिरेशन को हम जनरली छोटी क्लासेस में हम ये सोचते हैं कि जो ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेशन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो कि हमारे लंग्स में हो रहा है, दैट इज़ नॉट रेस्पिरेशन, दैट इज़ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। सेल के अंदर होने वाला केमिकल रिएक्शन रेस्पिरेशन है, जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ग्लूकोज का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, साथ में एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हम बात करेंगे कि एटीपी क्या होता है। तो ये बात समझने की कोशिश करें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइड अ सेल, डबल मेम्ब्रेनेटेड स्ट्रक्चर है। 2 मेम्ब्रेन है, एक बाहर की है, एक अंदर की है। बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है वो पोरस है, इट अलाउज द सब्सटेंसेस टू कम इनसाइड इट, और अंदर वाली सब्सटेंसेस सेमी परमेएबल। अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेएबल है, जो सेलेक्टिवली कुछ सब्सटेंसेस को अंदर आने देगी। किन को आने देगी अंदर? एटीपी वर्ड मैंने यूज़ किया, 2 वर्ड आपके सामने यूज़ करूँगा, एटीपी और पायरुविक एसिड। अब आप बोलोगे कि ये क्या है भाई पायरुविक एसिड? देखो, एक बात समझो, एनर्जी सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बनती, एक बात। दूसरी बात, एनर्जी जिस मॉलिक्यूल से बनती है वो ग्लूकोज से बनती है। अब वो ग्लूकोज कहाँ से आया? ग्लूकोज आया आपके फूड से।
आप जो खाना खाते हो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कि सोर्सेस ऑफ ग्लूकोज, सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, जो आपको हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि इंस्टेंट एनर्जी हमको इसी से मिलती है। तो आप जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म, जो फूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में लेते हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको सिंप्लीफाई कर देता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के जब कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है तो ऑल द फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड, और ब्लड उसको लेकर के असिमिलेट कर देता है, उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है इनटू द सेल्स। तो सेल्स में ग्लूकोज जब पहुंच जाता है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर के उसमें से एनर्जी निकालना, ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, लेकिन अकेले माइटोकॉन्ड्रिया का काम नहीं है। या एक ग्लूकोज से जितनी एनर्जी मिलती है वो सारी, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जितनी एनर्जी मिलती है वो सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया में ही निकलेगी, ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस स्टार्ट होती है इनसाइड द साइटोप्लाज्म ओनली। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाता है, और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से जो सिंपलर 3 कार्बन वाला सब्सटेंस बनता है उसको पायरुविक एसिड बोलते हैं। अपन 10th क्लास में इस बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी शॉर्ट में समझ लो कि ये पायरुविक एसिड जो है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर के ऑक्सीजन के साथ में उसको रिएक्ट करना है, जिससे एनर्जी रिलीज हो। समझ गए आप बात? तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इट अलाउज पायरुविक एसिड टू एंटर इनटू इट। जब ये अंदर चला जाता है तो अंदर इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में होती है, और रिएक्शन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ग्लूकोज था बाहर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज कभी आया ही नहीं, वो तो था साइटोप्लाज्म में। वहाँ से ब्रेकडाउन होकर के एक छोटा मॉलिक्यूल बन गया पायरुविक एसिड, और उसमें एंटर कर गया माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इनर फोल्ड्स जो हैं, जिनको हम क्रिस्टी बोल रहे हैं, उनका पर्पस है टू इंक्रीज दिस, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एटीपी बन रहा है। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहलाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में एनर्जी स्टोर्ड रहती है, और सेल के किसी भी ऑर्गेनल को, सेल के किसी भी पार्ट में, किसी भी बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए जब एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो एटीपी को ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी रिलीज़ करवा लेता है। कैसे होता है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल फंक्शन समझ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कर क्या रहा है एक्चुअली, कि पायरुविक एसिड को अंदर आने दे रहा है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवा करके, और एटीपी बनवा रहा है। तो टोटल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से 38 एटीपीज ऑफ एनर्जी बनती है, उसमें से 36 एटीपी एनर्जी इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया बनती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। दैट इज़ वाई वी कॉल इट पावर हाउस ऑफ द सेल। ये मत बोलो कि पावर हाउस ऑफ द सेल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ही सारी एनर्जी बन रही है, नहीं, साइटोप्लाज्म में भी 2 एटीपी एनर्जी बन रही है। वो प्रोसेस जो था जिसमें पायरुविक एसिड बना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, दैट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पर एक चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है, ये इतना सिंपल नहीं है, हम उसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, लेकिन वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे अगर आपने बायोलॉजी लिया तो। फिलहाल हमको ये जानना है कि इन फोल्ड्स का क्या इंपॉर्टेंस है। इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड हो गई उसका क्या फ़ायदा, इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ ATP synthesis reactions, the chemical reactions associated with ATP formation। तो ATP का सिंथेसिस होगा, तो ये एक रिएक्शन नहीं है, बहुत सारी रिएक्शंस हैं। वो बहुत सारी रिएक्शंस इन फोल्ड्स पर होती हैं। ये अगर फोल्डेड होगा तो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड होगा फॉर दीज रिएक्शंस, और ज़्यादा ATP बनेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ATP बने, उसके लिए ऐसा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चलती रहती है। वी कॉल इट सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का क्रेब्स साइकिल पार्ट इसके अंदर होता है। तो पहला काम एनर्जी प्रोवाइड करना बाय सेल्यूलर रेस्पिरेशन, दैट इज द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको, एक बात तो हमें ये पता चल गई, इसकी इनर मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस पता चल गई। दूसरी एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो माइटोकॉन्ड्रिया के कंटेक्स्ट में आपको पता होना चाहिए ना। ये देखो, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। हम देखेंगे कि ये रेस्पिरेशन कैसे होता है।
पायरुविक एसिड जो है वो इसके अंदर एंटर बाहर से करेगा। शुगर जो लिखा है वो पायरुविक एसिड है, ऑक्सीजन आई, उसके साथ रिएक्शन हुआ और क्या बन गया, एटीपी बन गया। ये एटीपी फॉर्मेशन जो है यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो माइटोकॉन्ड्रिया ने करनी है, यानी ये एनर्जी करेंसी बना रहा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना रहा है और वो बनाने के लिए ये सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है। लार्ज सरफेस एरिया हमको इसलिए मिला क्योंकि इसने प्रोवाइड करा। ये एटीपी इसमें से होकर के बाहर निकल जाएगा एंड विल रीच टू द पार्ट्स ऑफ द सेल्स वेयर द एनर्जी इज रिक्वायर्ड। वहाँ पर ये ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी सेल को मिल जाएगी। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो बात हो गई, इसका प्राइमरी फीचर तो यही है। फिर उसके अलावा हमें जो याद रखने की बात है जिसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या, कि एक जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसकी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो वो उसमें अपना खुद का डीएनए, अपना खुद का राइबोसोम होता है। इट हैज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसलिए इसको बोलते हैं कि इट इज़ अ स्ट्रेंज ऑर्गेनल। आपकी बुक में लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन है कि नेम द ऑर्गेनल विच इज़ नोन एज स्ट्रेंज ऑर्गेनल। हाँ, तो आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंज ऑर्गेनल, बिकॉज इट हैज इट्स ओन डीएनए, इट्स ओन राइबोसोम्स। अपने खुद के राइबोसोम होते हैं, खुद का डीएनए होता है, यानी इट हैज इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल विच हेल्प्स इट टू फॉर्म इट्स ओन प्रोटीन पार्शियली। हाँ, अपना खुद का प्रोटीन बना लेता है। इसलिए हम इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं। हाँ, सेमी ऑटोनोमस मतलब जो फुल्ली ऑटोनोमस नहीं हो, ऐसा नहीं कि सेल के बाहर निकल के भी इंडिपेंडेंटली वो सर्वाइव कर सकता है, रहेगा तो सेल में, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेल, बट प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये पूरी तरह से सेल पर डिपेंडेंट नहीं है। ये अपना प्रोटीन पार्शियली, सारा तो नहीं लेकिन पार्शियली खुद बना सकता है। तो इसलिए हम इसको सेमी ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं। डीएनए, राइबोसोम इसके पास अपना खुद का होता है। हम इसको जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं कई बार, कि द नेम द ऑर्गेनल विच हैज़ इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल, आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई है अगर, तो हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं मतलब कहाँ चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारी बुक में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। हमारी बुक में भी तो देखें, बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बात तो पता है आपको। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स। हम इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनेटेड स्ट्रक्चर, 2 मेम्ब्रेन कवरिंग। हाँ, द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, यानी उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। आपको पता है कि वो पोर्स जो है वो आने देता है पायरुविक एसिड को। वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, अंदर वाला मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड है, हम उसको क्रिस्टी बोल रहे थे। दीज फोल्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फोल्ड्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। जो इनर मेम्ब्रेन है वो उसमें जो फोल्ड्स हैं वो क्या काम आते हैं, वाई इट इज़ डीपली फोल्डेड, दीज फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP is adenosine triphosphate molecules। ATP is known as the energy currency of the cell। ये सब बातें कर चुके हैं हम थोड़ी देर पहले। मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो बातें हम क्लास में करते हैं वो आपकी बुक में कहाँ लिखी है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर लाइफ, ये तो ATP की फॉर्म में मिलता है, इसको हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन ATP फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। तो एनर्जी बना रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स in the sense that they have their own DNA and ribosomes।
देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। क्लियर हो गई है सारी बातें? हाँ, कोई भी डाउट है दोबारा वीडियो देख लो। हाँ, मतलब 10 मिनट पीछे चले जाओ और फिर से एक बार देख लो, पूरा याद आ जाएगा। कोई ख़ास बात है ही नहीं इसमें ऐसी जो आपको याद ना हो सके। तो ये तो हो गई एक बात। अब हम आगे बात करते हैं। हाँ, अगले पॉइंट पर अब हम चलते हैं, दैट इज द प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के बारे में बात करेंगे। प्लास्टिड्स आर द ऑर्गेनेल्स जो कि सिर्फ प्लांट सेल में मिलते हैं, एनिमल सेल में मिलते ही नहीं हैं। और इनकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं जो कि सारे लिविंग वर्ल्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। हाँ, फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस से कि वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। तो प्लास्टिड्स के बारे में थोड़ा सा समझना ये ज़रूरी है कि सारे प्लास्टिड्स फूड बनाने का काम नहीं कर रहे होते। हाँ, क्या कर रहे होते हैं प्लास्टिड्स, वो थोड़ा देखें। प्लास्टिड्स को क्लासिफाई करें सबसे पहले। प्लास्टिड्स आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेनेटेड ऑर्गेनेल्स इनसाइड द प्लांट सेल ओनली, आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज क्रोमोप्लास्ट। यहाँ पे दो तरह के प्लास्टिड्स हमें मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो मतलब कलर, तो कलर्ड प्लास्टिड्स यानी प्लास्टिड्स विच हैव पिगमेंट्स और कलर्स इनसाइड देम। These colors are responsible for absorbing the sunlight with the help of photosystems. थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि एक्चुअली कैसे होता है आज, लेकिन मैं आपको काफ़ी चीज़ें दिखाऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट इज द रोल ऑफ प्लास्टिड्स। तो क्रोमोप्लास्ट ही वो प्लास्टिड्स हैं। क्रोमोप्लास्ट में डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा पिगमेंट भरा हुआ है, उस हिसाब से उनका नाम रखा जाता है। जैसे अगर ग्रीन पिगमेंट है तो ग्रीन पिगमेंट वाले प्लास्टिड को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। हाँ, और जो अगर उसमें रेड पिगमेंट भरा हो तो हम उसको बोलते हैं इरिथ्रोप्लास्ट। और अगर ब्लू पिगमेंट हो तो हम उसको बोलते हैं साइनोप्लास्ट। हाँ, ग्रीन रेड ब्लू, क्लोरो इरिथ्रो साइनो, है ना। इरिथ्रोप्लास्ट, इरिथ्रो वर्ड देखो कहाँ से आया। इरिथ्रो हमारी आरबीसी भी बोलते हैं, हम रेड ब्लड सेल को भी हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। इसी तरह से साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में हमने पढ़ा था जब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे थे। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम पहले एल्गी यानी प्लांट समझते थे, बाद में हमें पता चला कि अरे ये तो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो ये तो कभी भी यूकैरियोटिक ही नहीं है, जो वो प्लांट सेल हो ही नहीं सकती, तो हमने उसको किंगडम मोनेरा में रख दिया। डाइवर्सिटी चैप्टर में हम सीखेंगे। तो किंगडम मोनेरा में केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मतलब बैक्टीरिया होते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया उसका नाम रख दिया हमने। साइनो मतलब ब्लू, उसमें क्योंकि ब्लू पिगमेंट होता है और वो ऐसा खास टाइप का बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाता है बिकॉज ऑफ दीज पिगमेंट्स। तो साइनोबैक्टीरिया, जैसा हमने वर्ड यूज़ किया, साइनो का मतलब ब्लू होता है। तो प्लास्टिड्स जो क्रोमोप्लास्ट हैं, कलर वाले प्लास्टिड, वो अलग अलग कलर के हिसाब से उनके नाम रखते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट। हाँ, ग्रीन पिगमेंट वाला, ग्रीन पिगमेंट को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल is the green pigment which is responsible for the photosynthesis filled inside the chloroplast. तो ये तो बात हो गई क्रोमोप्लास्ट की, और ये बात भी क्लियर हो गई कि क्लोरोप्लास्ट इज द क्रोमोप्लास्ट हैविंग ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। हाँ, क्रोमोप्लास्ट ही है क्लोरोप्लास्ट भी। क्लोरोप्लास्ट वो क्रोमोप्लास्ट है जिसमें ग्रीन पिगमेंट हो। ठीक है। ल्यूको का मतलब होता है, ल्यूको का मतलब तो होता है कलरलेस, लेकिन जनरली हम इसको यूज़ करते हैं इन द कंटेक्स्ट वाइट। हम इसको वाइट की तरह से यूज़ करते हैं इस वर्ड को। हाँ, होता ये कलरलेस है, इसका मतलब होता है कलरलेस। तो ल्यूकोप्लास्ट या ऐसा प्लास्टिड जिसमें कोई पिगमेंट नहीं है,
उसका काम होता है कुछ स्टार्च, ऑयल जैसी चीज़ों को स्टोर करके रखना अपने अंदर, स्टोरेज स्पेस की तरह से काम करते हैं। अब हम थोड़ा सा नज़र डालें, फिर से हम अपने कुछ वीडियोस की तरफ जाते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे, आपको थोड़ा सा पता चले कि क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली होता कहाँ है, उसके लिए एक वीडियो मिला मुझे। इसमें हम प्लांट के अंदर, प्लांट में लीफ होती है, अब आपको ये तो पता ही है कि लीव्स, ग्रीन लीव्स हैं तो लीव्स में ही ये क्लोरोफिल होगा, यानी क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स जो होंगे वो लीफ की सेल्स में होते हैं। लीफ की वो सेल्स जो फोटोसिंथेसिस करती है उनको हम पैलिसैड सेल्स बोलते हैं। हाँ, लीफ के लोअर सरफेस पर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम स्टोमा या स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा मतलब बहुत सारे, स्टोमा मतलब एक। तो हम किसी एक स्टोमा से अंदर घुस जाएं, अगर लीफ के अंदर ही चले जाएं, तो हमें क्या दिखाई देगा, क्या अंदर क्या मिलेगा? फिर पैलिसैड सेल्स दिखेंगे हमको, फिर हम अल्टीमेटली पहुंच जाएंगे कहाँ पे, उसके सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर। क्लोरोप्लास्ट में भी घुस जाओ तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मिलता है वो हम पहले देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। तो पहले ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो है, इसको देखो कि ये एक नॉर्मल ट्री, हालांकि ये भी एनिमेटेड है, लेकिन एक ट्री कैसा दिखता है, लीफ कैसी दिखती है आपको पता है। लीफ की कोई सरफेस है, उस सरफेस पर अब अगर हम देखें कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को अगर हम ध्यान से देखें, उनमें से कोई ना कोई पोर ऐसा हो जिसमें हम अंदर जा पाएंगे। बहुत सारे स्टोमेटा दिख रहे हैं, ये एक स्टोमेटा, इसके ऊपर फोकस करो, इसको जूम करो, हम इसके पास पहुंच गए। अब हम इसके अंदर घुस जाते हैं। हाँ, इसको ओपन किया और इसके अंदर चले गए हम। तो इसके अंदर गए तो अंदर हमको क्या मिला, देखो खूब सारी सेल्स दिखाई दे रही हैं। हाँ, वी सी मैनी इंडिविजुअल पैलिसैड सेल्स। ये पैलिसैड सेल्स जो हैं, दीज आर द सेल्स जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। इसके ही अंदर हमको हमारे किसी भी एक सेल के अंदर आप घुस जाओ तो उसमें ही आपको बहुत सारे प्लास्टिड्स मिलने वाले हैं, मतलब आप सेल के भी अंदर चले गए। तो न्यूक्लियस है, पर्पल कलर की चीज़ें जो दिख रही हैं, ये जो दिख रही है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। हाँ, बाकी आपको बहुत सारे मल्टीपल प्लास्टिड्स दिखाई दे रहे हैं। हाँ, किसी भी एक इंडिविजुअल प्लास्टिक के अंदर, अब हम जैसे ये दिख गया हमको, हम इसके अंदर घुस जाते हैं। तो इसमें जब आप अंदर एंटर किए तो फिर आपको क्या दिखेगा? हाँ, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। हाँ, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इनको अपन बोलते हैं थाइलेकॉइड्स। हाँ, इन थाइलेकॉइड्स, ये मतलब ये देखो, ये पूरा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, और इसके अंदर नीचे खूब सारा एक ढेर लगा पड़ा है, जैसे कि डिस्क के ऊपर डिस्क एक के ऊपर एक इस तरह से रखे हुए हैं। इनके बीच में ये ब्रिज है, ये एक थाइलेकॉइड्स का ढेर है, ये दूसरा ढेर है, इनको जोड़ने वाला एक लेमेला भी है। हाँ, लेमेली या लेमेला, ये इनको आपस में जोड़ने का काम करता है, इनके बीच में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल का। इसमें इन मॉलिक्यूल्स की जो इम्पोर्टेंस है, मतलब जो हमारे इन स्ट्रक्चर्स की जो इम्पोर्टेंस है, ये जो थाइलेकॉइड की जो इम्पोर्टेंस है वो हम अपने हिसाब से समझ लें, क्योंकि ये तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक एनिमेटेड फॉर्म में हर किसी को सिखाया जा सकता है, जो बहुत हायर स्टडी कर रहा है उसको भी। आपके लेवल पर आके मैं ये बात बताना चाहता हूँ सिर्फ कि दीज आर द स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ है। हम ऑलरेडी क्लोरोप्लास्ट के अंदर हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में दो तरह से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। एक तो हमको ये दिख रहे हैं जो थाइलेकॉइड्स के स्ट्रक्चर, थाइलेकॉइड प्लस लेमेली, ये आपस में मिलकर के, इनको हम बोलते हैं ग्रैना। हाँ, ग्रैना या ग्रैनम। और इनके बीच में जो मैट्रिक्स है, हाँ, जहाँ पे दूसरे सब्सटेंसेस भरे हुए हैं, मैट्रिक्स दूसरा फ्लूइड भरा हुआ रहेगा, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो आप शॉर्ट में ये समझें कि जब सनलाइट आती है तो दैट इज एब्जॉर्ब्ड एट थाइलेकॉइड एट ग्रैना, वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, और स्ट्रोमा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है
वाटर मॉलिक्यूल अगर स्प्लिट हो जाएगा तो हाइड्रोजन का आयन बनेगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये हाइड्रोजन आयन कार्बन डाइऑक्साइड के पास विद द हेल्प ऑफ सम हाइड्रोजन आयन कैरियर आके कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होकर के ग्लूकोज बनाते हैं। इस ग्लूकोज का फॉर्मेशन ही फोटोसिंथेसिस है। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि एक्चुअली क्या हो रहा होता है इनसाइड द प्लास्टिड। तो इस चीज़ को दोबारा देखें कि हम सेल के अंदर मतलब लीफ के अंदर पहले गए। लीफ के अंदर हमें बहुत सारी पैलिसेड सेल्स मिली। पैलिसेड सेल्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब उनमें ही प्लास्टिड्स हैं। तो हम बहुत सारी पैलिसेड सेल्स थी वहाँ पे, उनमें से किसी एक पैलिसेड सेल के अंदर घुस गए। जब हम उस पैलिसेड सेल के अंदर गए तो अंदर जाकर के हमको क्या दिखता है, व्हेन वी एंटर इनसाइड इट, तो हमको ये स्ट्रक्चर दिखते हैं जिसमें हमको बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस भी मिलेगा, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स भी दिखेगा, हमको माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखेगा और हमको मल्टीपल प्लास्टिड्स दिखेंगे इनसाइड अ पैलिसेड सेल। तो उनमें से किसी भी एक प्लास्टिड के अंदर जब हम गए तो वहाँ पर हमको क्या देखा उसकी हम फिलहाल बात कर रहे हैं। हाँ, कि हम जब इसमें गए तो फिर हमको ये थाइलेकॉइड्स मिले, यानी कि ग्रैना मिला, हाँ, स्ट्रोमा, ग्रैना, लैमेली। और इसमें मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि यहाँ पर क्लोरोफिल भरा हुआ है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और जो हेल्प करेगा वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के लिए। फोटोहाइड्रोलिसिस बोलते हैं हम उस प्रोसेस को। हाइड्रोजन निकलेगा स्ट्रोमा में, इसके मैट्रिक्स में कार्बन डाइऑक्साइड है जिसके साथ हाइड्रोजन कंबाइन होकर के ग्लूकोज बनाता है। दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब हम इस चीज़ को एक इजी एनिमेटेड फॉर्म में देख लेते हैं कि हमारा ये स्ट्रक्चर जिसको हम अभी बात कर रहे थे, ये एक हमारा प्लास्टिड है और उसके अंदर हमको थाइलेकॉइड इस तरह से दिखते हैं। इसको अगर हम देखें ऐसे स्ट्रक्चर हमको दिखते हैं। ये लैमेली है, ये थाइलेकॉइड्स है। तो अगर हम थाइलेकॉइड के स्ट्रक्चर को थोड़ा देखें कि ये थाइलेकॉइड अल्टीमेटली किस तरह से, इसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो इसके ऊपर सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट का एनवेलप है। क्लोरोप्लास्ट एनवेलप इज आउटर मेम्ब्रेन जो कुछ सब्सटेंसेस को अंदर आने देती है, कुछ को नहीं आने देती। कुछ सब्सटेंसेस अंदर आ सकते हैं इसमें से होकर के। इनर मेम्ब्रेन इसकी उसी तरह की है। अंदर हमारे पास जो ये यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स हमारे बन रहे हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स दिखते हैं हमको। इसके अंदर देखें एंजाइम्स होते हैं, डीएनए होता है। इस स्ट्रक्चर को हम अंदर स्ट्रोमा बोलते हैं। और डीएनए वगैरह से आपको कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। आप बस ये देख लें कि हमने जो चीज़ देखी इसको हम ग्रैना बोल रहे हैं। देखो दिस इज़ ग्रैना, स्ट्रोमा, इधर स्ट्रोमा है। ये स्ट्रोमा है और ये ग्रैना है। यहाँ पर सनलाइट एब्जॉर्ब होगी, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा और हाइड्रोजन निकल के वहाँ जाएगी तो ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा। तो आपको प्रिसाइसली ये समझ में आ जाना चाहिए इतना देखने के बाद में कि एक्चुअली प्लास्टिड होते कैसे हैं। हाँ, और प्लास्टिड जो होते हैं वो काम किस तरह से करते हैं। एक्चुअली सनलाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो सनलाइट क्या काम आती है? सनलाइट इज एक्चुअली यूज्ड टू स्प्लिट द वाटर मॉलिक्यूल फोटोहाइड्रोलिसिस प्रोसेस के लिए। अपन डिटेल में जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे 10th क्लास में तब इसका फिर से जिक्र करेंगे, तब ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। अभी बहुत डिटेल में बात करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम फिर से देखते हैं कि हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है। हम देखते हैं कि हमारी बुक प्लास्टिड्स के बारे में हमें क्या बता रही है। प्लास्टिड्स आर present only in plant cells, that is clear to you. There are two types of plastids: chromoplasts, colored plastids, leucoplasts, that is white or colorless plastids. Chromoplasts containing the pigment chlorophyll are known as chloroplasts. Chloroplasts are important for photosynthesis in plants. Chloroplasts also contain various yellow or orange pigments in addition to chlorophyll.
तो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। यहाँ पे एक क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम द फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड, एक और क्वेश्चन बनता है कि हाउ टू कंपेयर प्लास्टिड्स विद माइटोकॉन्ड्रिया। देयर आर सम सिमिलैरिटी बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स एंड देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द टू। तो हम वो बात भी करते हैं यहाँ पे। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेनेटेड स्ट्रक्चर है और प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेनेटेड स्ट्रक्चर है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों में एक बड़ी सिमिलैरिटी ये है कि जिस तरह से हमने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल यानी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, उसी तरह से इनके पास भी होते हैं। इनके पास भी अपना खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं और ये भी पार्शियली अपना खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। तो दे आर ऑल्सो सेमी ऑटोनोमस बॉडीज़ लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ये उन दोनों के बीच में बड़ा सिमिलैरिटी है, लेकिन दोनों के बीच में दो बड़े डिफरेंसेस हैं। प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स वाइल माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन ऑल द सेल्स। वो हर यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में भी मिलेगा और प्लांट सेल में भी मिलेगा। दूसरी बात ये कि दोनों जो रिएक्शंस करते हैं वो रिएक्शंस एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया रिएक्शन करवाता है वो रेस्पिरेशन है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है, साथ में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी रिलीज होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है, जबकि प्लास्टिड्स आपने अभी देखा ग्लूकोज का सिंथेसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेम प्रोडक्ट्स जो माइटोकॉन्ड्रिया में बने थे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ रॉ मटेरियल काम में लिए जाते हैं फोटोसिंथेसिस में, प्लास्टिड्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला करके वो ग्लूकोज का सिंथेसिस करता है। तो वो ग्लूकोज बना रहा है प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को तोड़ रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू प्रोसेसेस। दोनों प्रोसेसेस लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं, रेस्पिरेशन भी और फोटोसिंथेसिस भी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर लाइफ ही नहीं होगी, क्योंकि फूड टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज प्रोवाइडेड बाय दिस ओनली, दैट इज द फूड प्रोवाइडेड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लास्टिड्स बाय द फोटोसिंथेसिस। तो ये बात हमको क्लियर होना चाहिए। ल्यूकोप्लास्ट्स आर प्राइमरीली organelles in which materials such as starch, oils and protein granules are stored. The internal organization of chloroplast consists of numerous membrane layers embedded in material called the stroma. These are similar to mitochondria in external structure. उनकी double membrane होती है। Like the mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosomes. तो ये सब वही बातें हैं जो हम कर चुके हैं। मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो बातें हम क्लास में कर रहे हैं, वो आपकी बुक में कहाँ लिखी है। यहाँ से क्या क्वेश्चन आएंगे आपको तभी पता चलेगा जब आपको एग्जैक्टली पता हो कि व्हाट आर द वर्ड्स रिटन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो अब एक बात रह गई। अब हम बात करेंगे वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स के बारे में बात करना भी ज़रूरी है। वैक्यूल्स जो हैं वो एक्चुअली दे आर द बिग और स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि स्टोरेज स्पेसेस ऑफ द सेल है, उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल स्टोर्ड रहता है। तो हम पहले एक वीडियो के थ्रू थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बारे में, फिर हम अपनी बुक से देखेंगे। जैसा हम अभी कर रहे थे उसी तरह की बात अपन यहाँ भी कर लेते हैं। तो बेसिकली देखो, वैक्यूल में हमें एक ये एनिमेटेड वीडियो है। प्लांट सेल और एनिमल सेल अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो जो वैक्यूल होता है यहाँ पे, दे आर स्मॉल वैक्यूल्स, छोटे छोटे वैक्यूल्स, छोटे छोटे मल्टीपल वैक्यूल्स होते हैं इनसाइड एनिमल सेल। और प्लांट सेल में देयर इज अ सिंगल लार्ज वैक्यूल, एक बड़ा वैक्यूल है जिसके अंदर 50% से लेकर के 80% तक वाटर हो सकता है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, एबनॉर्मल है तो वाटर कम भी हो सकता है, फिर उसके बाद वो प्लाज्मोलिसिस के लिए चली जाएगी, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 50 to 80% तक वाटर इसमें रहता है। और प्लांट सेल में वैक्यूल की इम्पोर्टेंस कहीं ज़्यादा होती है। क्या होता है कि हम इसके फीचर्स, इसके फंक्शंस अपन डिस्कस करेंगे अलग से, लेकिन ये समझो कि ये जो सेल है इसका जो मेम्ब्रेन है ये भी अपने अंदर कुछ सब्सटेंसेस को एंट्री दे देता है। इसकी मेम्ब्रेन जो होती है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये बात याद रखना, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। टोनोप्लास्ट किसको बोलते हैं? वैक्यूल की
प्लांट सेल की जो वैक्यूल है उसकी मेम्ब्रेन को, वी कॉल इट टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट से होकर के वाटर अंदर भी जा सकता है, बाहर भी जा सकता है, कुछ सब्सटेंसेस अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये स्टोरेज के लिए है, ये स्टोरेज स्पेस है। तो इसके अंदर बहुत सारी काम की चीज़ें, जैसे कि स्टार्च होगा स्टोर्ड फूड की फॉर्म में, वो इसमें ही स्टोर्ड रहेगा। जो सेल, प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस करती है तो वो ग्लूकोज बनाती है, तो कुछ ग्लूकोज तो इंस्टेंटेनियसली यूज़ हो जाता है। बाकी जो ग्लूकोज होता है, एडिशनल ग्लूकोज जो होता है, वो ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। स्टार्च इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च यहाँ पर चला जाता है, इसमें स्टोर रहता है, जब ज़रूरत होगी तब लिया जाएगा इसमें से। इसी तरह से और भी इसमें और भी काम की चीज़ें, जैसे ऑयल ड्रॉपलेट्स हो गई, यानी फैट्स हो गए, फिर कुछ एंजाइम्स हो गए, काम के प्रोटीन्स हो गए, वो सब इसके अंदर स्टोर रहते हैं। उसके अलावा कुछ वेस्ट मटेरियल भी इसके अंदर स्टोर रहते हैं, जब टाइम मिलेगा तब उनको बाहर निकाला जाएगा। हाँ, वो वेस्ट मटेरियल या कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस वो कहीं यहाँ जो साइटोप्लाज्म में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जो सेल के लिए यूज़फुल हैं उसमें इंटरफेयर ना करें, इसलिए उन सब चीज़ों को भी अंदर भेज दिया जाता है। उसके अलावा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट काम वैक्यूल करती है, जिसको हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, यानी ट्रांसफ़र ऑफ वाटर, कंट्रोल द प्रेशर्स ऑन द सेल वॉल by controlling the water level inside the, by maintaining the water level inside the cell। ये सेल के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए काम करती है। कैसे करती है इसको समझो थोड़ा। कि देखो, जैसे ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हमको दिखाई दे रही है, तो इस सेल मेम्ब्रेन का टोनोप्लास्ट हमको दिखाई दे रही है। अब हमने हमारी सेल को रख दिया एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन याद है आपको? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है मतलब वाटर कंसंट्रेशन कम है। वाटर कंसंट्रेशन कम है तो वाटर अंदर से बाहर जाएगा। वाटर कंसंट्रेशन बाहर कम है यानी अंदर ज़्यादा है। अंदर ज़्यादा वाटर कंसंट्रेशन है इसलिए एक्सोस्मोसिस हो रहा है। एक्सोस्मोसिस हो रहा है तो एक्सोस्मोसिस तब तक होता रहेगा जब तक अंदर और बाहर वाटर कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाए, यानी कि ये सॉल्यूशन हाइपरटोनिक से आइसोटोनिक में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ऐसा होना बड़ा मुश्किल है कि मतलब सेल अपना, कई बार ऐसा भी हो सकता है सारा पानी इसका बाहर निकल जाए और तब भी वो आइसोटोनिक ना हो। तो पर्पस क्या है कि इसका जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है उसको कम करना है, इसके बाहर लाने के लिए। यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन कम है और इधर ज़्यादा है, तो ये कम होता होता और ये बढ़ता बढ़ता बराबर आए, तो इसको इससे बढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है उतना। ये क्या करता है कि ये अंदर लेने लग जाता है वाटर को। जैसे ही एक्सोस्मोसिस शुरू होगा ये भी वाटर को साइटोप्लाज्म से अंदर लेना शुरू कर देगा और वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द साइटोप्लाज्म तेजी से नीचे आएगा और ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल आउटसाइड द सेल इस तरह से बराबर हो गई कि वाटर उतना लूज नहीं हुआ जितना अदरवाइज एक्सोस्मोसिस में लूज हो सकता था। समझ गए आप बात? तो इसने बचा लिया एक्सेसिव वाटर लॉस को बाय एब्जॉर्बिंग सम वाटर, बाय रिड्यूसिंग द वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। सिमिलरली अगर हमने इस सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया होता जहां बाहर वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और इस वजह से साइटोप्लाज्म में वाटर एंटर कर रहा है यानी एंडोस्मोसिस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा पानी अंदर घुस करके और वॉल्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएगा सेल वॉल पे। हालांकि वॉल प्रेशर, अंदर से जो प्रेशर लगता है उसको हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं। ये बात हमने सेल वॉल पढ़ते समय पढ़ी थी। तो वो टर्गर प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए वॉल प्रेशर भी लग रहा है, लेकिन अपनी अपनी लिमिट है हर पार्ट ऑफ द सेल की। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये उल्टा काम करेगा। यहाँ वाटर कंसंट्रेशन बढ़ाना इज द पर्पस, क्योंकि अभी वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज लेस एंड वाटर इज एंटरिंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल
वेयर द वाटर कंसंट्रेशन इज लेस। तो हमको इसे बढ़ाना है। इसे बढ़ाने के लिए बाहर से पानी आ रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये अंदर से इसमें जो स्टोर्ड वाटर है वो इसमें डालने लग जाती है और वाटर का अंदर आना आफ्टर सम टाइम बंद हो जाता है। तो कहने का मतलब ऑस्मो रेगुलेशन इसका फंक्शन है, मतलब ये ना तो ज़रूरत से ज़्यादा वाटर को बाहर निकलने देती है एग्जोस्मोसिस के थ्रू, ना ज़रूरत से ज़्यादा वाटर को अंदर आने देती है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द वैक्यूल। तो आप इसको अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं वीडियो में कि क्या क्या है वैक्यूल को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं एज अ स्ट्रक्चर, कि द वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। मेम्ब्रेन तो है ही, टोनोप्लास्ट है इसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं। फिल्ड विद वाटर कंटेनिंग इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग एंजाइम्स एंड in some cases it may contain solids which have been engulfed। ये तो हो गई एक बात। उसके अलावा हम इसके अगर फंक्शंस को देखें, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स, तो इट आइसोलेट्स हार्मफुल मटीरियल्स। हार्मफुल मटीरियल जैसा हम पहले कह रहे थे इंटरफेयर कर सकता है विद द बायोकेमिकल रिएक्शंस यूजफुल फॉर द सेल, तो वो अंदर ले लेता है उन सबको और इनके साथ इंटरफेयर नहीं करने देता, मतलब आइसोलेट कर देता है हार्मफुल मटेरियल को। वेस्ट प्रोडक्ट को भी रखता है स्टोर्ड फॉर्म में। वाटर इन द प्लांट सेल, जो कि आपने देखा किस तरह से काम आता है। इट मेंटेन्स इंटरनल प्रेशर नोन एज टर्गर प्रेशर विद इन द सेल। सेल को फुला करके रखने के लिए काम में आ रहा है। इट अलाउज द जर्मिनेटिंग प्लांट और इन ऑर्गन सच एज लीव्स टू ग्रो वेरी क्विकली एंड यूजिंग अप मोस्टली जस्ट वाटर। It pushes all contents of the cell cytoplasm against the cellular membrane and thus keeps the chloroplasts closer to light। हाँ, क्लोरोप्लास्ट को लाइट के पास रखने का भी इसी का, क्योंकि ये सबको पुश करके रखता है असाइड, तो क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन के पास रहते हैं। तो ये वैक्यूल के बारे में बात हो गई। देखें हमारी बुक में इसके बारे में क्या बताया हुआ है। अपनी बुक में वैक्यूल को थोड़ा सा रीड कर लो। आई होप आप बुक अपनी साथ में लेके बैठते हो। बुक को हमेशा साथ में रखा करो, जिससे मैं जो जो बातें बताऊं आप उसमें टैली करते जाओ। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। Vacuoles are small sized in animal cells while plant cells have very large vacuoles. The central vacuole of some plant cells may occupy 50 to 90% of the cell volume। हाँ, बहुत सारा सेल का पार्ट जो है वो वैक्यूल ही ले लेती है इनसाइड अ प्लांट सेल। दैट इज़ वाई वैक्यूल प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता, एक साइड में खिसका हुआ रहता है, सब साइडेड टू अ कॉर्नर। In plant cells, vacuoles are full of cell sap। उसमें सेल सैप भरा हुआ रहता है। Water and other contents provide turgidity and rigidity to the cell। ये इसका प्लांट सेल में फंक्शन हो गया। Many substances of importance in the life of the plant cell are stored in the vacuoles। फंक्शन नंबर 2 हो गया। These include amino acids, sugars, various organic acids and some proteins। In single cell organisms like amoeba, the food vacuole contains the food items that the amoeba has consumed। In some unicellular organisms, specialized vacuoles also play important roles in expelling excess water and some waste from the cell। excess water कैसे निकाला जाता है वो बात हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करी है। तो आज हमने 3 बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स डिस्कस किए, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल। आप बहुत अच्छे से वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी को आज ही पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से याद आ जाएंगी। अगर इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई हैव ट्राइड टू मेक योर कंसेप्ट्स वेरी क्लियर रिगार्डिंग द सेल। हाँ, आपको चीज़ें पता हो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चल रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या चल रहा है। एक्चुअली ये सब चीज़ें हमने वीडियोज़ की हेल्प से देखी है। आई होप आपको इसका बेनिफिट होगा। तो कीप रीडिंग योर बुक वेरी मेटिकुलसली वर्ड बाय वर्ड सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट एनीथिंग। और चीज़ों को टाइमली अंडरलाइन कर लेने से हमको उनकी इम्पोर्टेंस याद रहती है।
ठीक है, तो बाकी बातें कल की क्लास में। अब हम सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर सेल का हमने कंप्लीट कर दिया, अब सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे, फिर पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। टुमारो विल बी द लास्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।